Dear students, welcome you all. Today we are going to discuss a topic about friction. Basically, friction is an opposing force which stop the motion of a body. In other words, we can say that it is a force that opposes a relative motion or attempted motion between systems in contact. यानी कि जब भी कोई सिस्टम एक दूसरे के इंटैक्ट में हो, कांटेक्ट में हो, तो उनकी वजह से जब कोई मोशन स्टार्ट होती है तो उसकी मोशन हमेशा अपोज की जाएगी। तो यही जो अपोजिंग फोर्स है दैट वुड बी कंसिडर्ड एज फ्रिक्शन। बेसिकली इसको हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और क्योंकि ये फोर्स है इसलिए इसको हम न्यूटन में मेजर कर लेते हैं। फिर हम देख लेते हैं कि किस तरीके से हम किसी भी फ्रिक्शन के माइक्रोस्कोपिक डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक में ये होता है कि हम किसी भी सरफेस को जब स्टडी करते हैं यूजुअली दैट मे बी रफ़ ये है कि इवन अप्स एंड डाउन्स होंगी उसमें। हो सकता है कि जब वहाँ पर कोई दूसरी सरफेस को उसके ऊपर प्लेस किया जाए देन द पार्टिकल्स या दूसरे लफ्ज़ों में कहें उनके जो पार्ट्स होते हैं दे गेट इंटरलॉक्ड विद ईच अदर। यानी कि इसको हम एक सिंपल वर्ड्स में यूँ भी कह सकते हैं कि अगर आप अपनी दोनों हैंड्स की जो फिंगर्स हैं उनको एक दूसरे के साथ ट्रैप कर लें, तो जब ट्रैप कर लेंगे तो उसकी वजह से आप देखेंगे कि उसमें फ़ोर्स बिल्डअप होगी और जब आप उनको बाय फोर्स हटाने की कोशिश करेंगे तो वो इतनी आसानी से नहीं हटेंगे। तो यही वजह कि ये उसके अंदर कुछ फ्रिक्शनल फोर्स को कॉज कर लेती है। इन दिस डायग्राम यू कैन easily ऑब्जर्व दैट the different parts which are parts of bodies which are on sliding showing different microscopic contact points which are in irregular manner. So this irregular shape will explain the frictional force caused in that proper situation. अब हम देख लेते हैं नॉर्मल फोर्स को। जब हम किसी भी बॉडी को किसी जगह पर प्लेस कर लेते हैं, लेट्स से इफ़ अ बुक इज़ प्लेस्ड ऑन अ टेबल एंड दैट table is lying horizontally, then according to Newton's third law of motion, for every action there is an equal but opposite reaction. तो यहाँ पर जब हम बुक को टेबल के ऊपर लाई कर लेते हैं हॉरिजेंटली तो बुक का जो वेट होता है वो डाउनवर्ड एक्ट करता है, जबकि नॉर्मल रिएक्शन जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। और क्योंकि इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही होती दैट्स वाई अ बुक विल रिमेन एज इट इज़ ऑन द टेबल। और अगर इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स कोई लग रही हो देन दैट बुक विल fall down. Now if the surface of a table is not horizontal then the normal force is not vertical and it is not equal in magnitude to the weight of a book. अब इसको अगर हम इस सिचुएशन को देखें तो इस तरह भी कह सकते हैं कि अगर हम उस टेबल को थोड़ा सा टिल्ट कर देते हैं, उसकी डायरेक्शन बना देते हैं, एक साइड से लिफ्ट कर लेते हैं और दूसरी साइड उसकी बिल्कुल ग्राउंड के साथ या फ्लोर के ऊपर कांटेक्ट में हो, तो इस केस में जो नॉर्मल फोर्स है वो तो उसी तरह वर्टिकल रहेगा, लेकिन बुक का जो वेट होगा उसको हम दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट इज़ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेट ऑफ अ बुक, और ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वेट ऑफ अ बुक का ये नॉर्मल रिएक्शन इसको बैलेंस करेगा। लेकिन जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा दैट विल बी इफेक्टिव in such a way that it will start motion of a book and that book will slide in downward direction, क्योंकि एक साइड से हमने उसको लिफ्ट किया होता है टेबल को, जबकि दूसरी साइड उसकी वहाँ पर ग्राउंड के कांटेक्ट में होती है। तो इस केस में एक डिक्लाइन सा मिल जाता है और उस डिक्लाइन
की वजह से वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेट ऑफ अ बुक जो होगा दैट विल बी इफेक्टिव एंड देन that book will slide in downward direction. Now we come to the types of friction. Usually there are three types of friction. Number one, static friction. Number two, kinetic friction. And the third one, rolling friction. अब सबसे पहले हम देख लेते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन को. स्टैटिक स्टैंड फॉर रेस्ट, यानी कि जब भी कोई बॉडी रेस्ट में होगी तो उसके ऊपर जो भी फोर्स अप्लाई होगी, जो कि उसको मोशन में लाने की कोशिश कर रही होगी, तो वो तो एक्सटर्नल फोर्स कहलाएगी. लेकिन जो फोर्स उसको रेस्ट में कंटिन्यू कराने में, मेंटेन रखने में, उसकी स्टैटिक सिचुएशन को रिटेन रखने में मदद देती है, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज स्टैटिक फ्रिक्शन. या दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं द फ्रिक्शनल फोर्स दैट टेंड्स टू प्रिवेंट अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट फ्रॉम स्टार्टिंग टू मूव इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन. इट इज़ यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय एफ एस. एफ स्मॉल कर लेते हैं और एस सबस्क्रिप्ट में लिख देते हैं इसको. फिर हम देखते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन को. काइनेटिक का नाम से ही पता चलता है कि इसका ताल्लुक बॉडी की मोशन के साथ है. यानी कि हम यूँ डिफाइन कर सकते हैं द फ्रिक्शनल फोर्स दैट एक्ट्स अगेंस्ट ड्यूरिंग मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज नोन एज काइनेटिक फ्रिक्शन. और हमारे पास ऐसा भी ऑब्जर्वेशन में आता है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होती है वो हमेशा ज़्यादा होती है. जब कोई बॉडी मोशन में आ जाए तो फिर उसकी फ्रिक्शन की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है या कम हो जाती है. नाउ इफ़ वी कंसिडर एन एग्जांपल ऑफ ए हैवी क्रेट which is placed horizontally so that when we apply a force in one direction while an opposing force will act in opposite direction to that applied force. So according to Newton's third law, if both forces are equal in magnitude, then it would not be possible to displace a heavy crate from one place to another. And if we consider another example of the same crate, that if we apply a force in such a way that it will start its motion, then its static friction will be converted into kinetic friction. और क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन हमने पहले डिस्कस किया था वो हमेशा ज़्यादा होती है, जबकि काइनेटिक फ्रिक्शन वो हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन की निस्बत कम होती है. यही वजह है कि वहाँ पर बॉडी आसानी से आगे की तरफ मूव कर सकती है. यहाँ पर हम यूँ कह सकते हैं कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन है उसको हम एफ के से डिनोट कर लेते हैं, जबकि स्टैटिक फ्रिक्शन को हम एफ एस से डिनोट कर लेते हैं. तो यहाँ पर हम इसीलिए इसके साथ यूँ भी एक एडिशन कर सकते हैं कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन होती है इट इज़ ऑलवेज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन. नाउ नेक्स्ट टाइप इज़ रोलिंग फ्रिक्शन which can be defined as a frictional force produced or caused due to rolling one body on the surface of another body. तो जब भी एक बॉडी को एक सरफेस पर रखा जाए और दूसरी सरफेस उसके ऊपर रोल कराई जाए तो इस किस्म की फ्रिक्शनल फोर्स और रोलिंग फ्रिक्शन कहलाती है. अब हम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को समझने के लिए कुछ डिस्कशन कर लेते हैं. और रोलिंग फ्रिक्शन की जब हम बात करते हैं तो हमने कहा कि वो रोल करती हुई किसी बॉडी के अंदर पैदा होती है. स्टैटिक के लिए हमने बात की कि जब वो एक दूसरी बॉडी एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती हैं तो स्लाइडिंग की वजह से जो फ्रिक्शन कॉज होती है उसको हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी कहते हैं. और इसी से हम कह सकते हैं कि ये स्टैटिक से रिलेटेड भी हो जाती है. और क्योंकि जब ये फ्रिक्शनल फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द नॉर्मल फोर्स
as we discussed earlier that a normal force will be equals to a weight of a body. तो यही वजह है कि जब हम फोर्स की रिलेशन को हमने बात की तो एफ एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ एन का नाम दे सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ नोट करने की ये है कि जब भी हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस फोर्स की वजह से जो स्टैटिक फोर्स है वो भी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। अब इसीलिए ये स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स जब एक मैक्सिमम वैल्यू तक अटेन होती है तो उसको फिर हम लिमिटिंग फ्रिक्शन का नाम दे सकते हैं। यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में हम डिफ़ाइन कर सकते हैं द मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन appeared or developed when a body just start its motion is called limiting friction। इसीलिए उसको डिनोट किया जाता है एफ एस मैक्सिमम से। और जब ये इसको हम प्रोपोर्शनल के साथ चेक कर लेते हैं कि नॉर्मल फोर्स के साथ है तो जब हम प्रोपोर्शनल साइन को इक्वल में चेंज करते हैं देन वी गेट अ कोफिशिएंट साइन म्यू जिसको हम म्यू एस से डिनोट कर लेते हैं एंड दैट इज़ नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। यही वजह है कि हमारे पास जो मेन इक्वेशन बनेगी एफ एस मैक्सिमम इक्वल्स टू म्यू एस मल्टीप्लाई एफ एन। क्योंकि ये फोर्स है इसलिए हम कह सकते हैं कि ये यूनिट इसका न्यूटन कहलाएगा। अगर हम इसमें कोफिशिएंट को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम यूँ कर लेते हैं कि एफ एन से दोनों साइडों को डिवाइड कर लेते हैं देन वी गेट म्यू एस इज इक्वल टू एफ एस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय एफ एन। तो ये हमारे पास कोफिशिएंट एक्सप्लेन करने में मदद देती है। और दूसरा ये है कि इसमें जो कोफिशिएंट है इट इज़ बेसिकली इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। इसका ताल्लुक स्पीड के साथ नहीं है बल्कि ये उन दो मटेरियल्स जिनको आप एक दूसरे के साथ इन कांटेक्ट लाए होते हैं उनकी नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि अगर वो स्मूथ हैं तो फिर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम होगा और अगर हमारे पास इसका कोएफिशिएंट की वैल्यू ज़्यादा है इसका मतलब कि वहाँ पर फिर वो रफ होंगे। नाउ इफ़ यू लुक एट द डायग्राम in which a block is placed horizontally and two forces weight डाउनवर्ड एक्ट करता हुआ महसूस हो रहा है जबकि नॉर्मल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल नज़र आ रहा है। और इसी तरह हमारे पास जो अप्लाइड फोर्स है वो राइट साइड पर नज़र आ रही है जबकि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो हमारे पास लेफ़्ट साइड पर शो की गई है। अगर ये दोनों फोर्सेस इक्वल होंगी इट मीन्स now there would be a static frictional force by which a block does not move। लेकिन जैसे ही हम उसकी कंडीशन को यूँ चेंज कर दें कि हम इतनी फोर्स अप्लाई कर दें सो दैट अ ब्लॉक ब्रेक्स अवे फ्रॉम इट्स कॉन्टैक्ट इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट इट रीचेस टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू। और जो हमने पहले बात की लिमिटिंग फ्रिक्शन तक पहुंच जाती है तो उसके बाद वहाँ पर उसमें जो एक्सेलरेशन होगी अब जो उसमें पैदा होगी वो राइट साइड की तरफ होगी और जिसकी वजह से जो फ्रिक्शनल फोर्स पैदा हुई है उसको हम नाम देंगे काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। दिस काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स also varies directly proportional to the normal force। That's why its equation can also be modified as Fk is equal to coefficient of kinetic friction mu k and force Fn जिसको हमने नॉर्मल फोर्स का नाम दे दिया। अब यहाँ पर एक और चीज़ भी है कि जिस तरह कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमने स्टैटिक की बात की इसी तरह कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन भी होंगे तो दोनों वैल्यूज़ में चेंज आएगी। काइनेटिक फ्रिक्शन इज़ ऑलवेज लेस देन द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन में मोशन स्टार्ट हो जाती है इस वजह से कोएफिशिएंट की वैल्यू भी कम होती है। जबकि स्टैटिक में क्योंकि वहाँ पर वो फोर्स ज़्यादा अप्लाई होने की ज़रूरत होती है इसलिए उनकी वैल्यू ज़्यादा होती है। इसीलिए हम इसको एक समराइज फॉर्म में भी कह सकते हैं कि जो कोएफिशिएंट्स की वैल्यूज़ हैं कंपैरिजन है दैट विल डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ surfaces in contact during sliding।
फिर अगर हम यूनिट की बात करें तो हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है it has no unit because it is a ratio between two forces. Usually forces are measured in Newton, so both units in Newton will cancel each other and then it will give you just डिजिटल वैल्यू, यानी कि कोई एक डिजिट की फॉर्म में या कोई एक नंबर की फॉर्म में आपको एक वैल्यू मिलेगी जो उस कोएफिशिएंट को रिप्रेजेंट करेगी. यही वजह है कि हम कह सकते हैं कि कोएफिशिएंट का यूनिट कोई नहीं होता. नाउ वी प्रोसीड टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रिक्शन. In order to derive a graph between two quantities, there should be a condition that the dependent quantities must be taken along a y-axis while the independent quantity should be taken along x-axis. तो यहाँ पर जब हम फ्रिक्शनल फोर्स की बात कर रहे हैं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है ये डिपेंडेंट है, इसलिए हम इसको वाई एक्सिस के अलॉन्ग ले लेंगे, जबकि अप्लाइड फोर्स वो हम उसको एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ले लेंगे. जब हम फोर्स को इंक्रीज़ करते जाते हैं तो फोर्स इंक्रीज़ होने तक देखें तो वहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू एफ एस मैक्सिमम तक जाती है, जिसको हमने बात की थी लिमिटिंग फ्रिक्शन की. तो वहाँ तक जो फोर्स है, अगर अप्लाइड फोर्स और स्टैटिक फोर्स इंक्रीज़ हो रही है, दोनों इक्वल आ गए हैं, तो इक्वल आने पर यहाँ पर इन दोनों के दरमियान में ग्राफ स्ट्रेट लाइन में आएगा. और स्ट्रेट लाइन में आएगा इट मीन्स दीज both forces are directly proportional to each other. Now if we increase the applied force, then the limiting friction, then the force of friction reduces. वो फिर मज़ीद बढ़ेगी नहीं बल्कि मामूली से उसमें डिक्लाइन आएगा, और जब डिक्लाइन आया तो ये इसमें चेंज हो जाएगी फ्रिक्शनल फोर्स इनटू काइनेटिक फ्रिक्शन, और यही काइनेटिक फ्रिक्शन फिर उसको स्मूथली मूव करने में मदद देगी. तो यही वजह है कि यहाँ पर ग्राफ में पहले देखें तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन की बात हुई, तो उसमें हमने देखा कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है और फिर मामूली से उसमें डिक्लाइन आकर और फिर वहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन में ग्राफ बनेगा विच इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस. तो यही वजह है कि यहाँ पर हमें ये बता रहा है कि इसमें जो फोर्स है वो इससे काइनेटिक फ्रिक्शन से मज़ीद फिर कम नहीं होगी, बल्कि वो वहाँ पर उसी हालत में अपनी मोशन को कंटिन्यू करेगी. तो ये हमारे पास इसके ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन थी. नाउ वी कम टू एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन. बेसिकली फ्रिक्शन हमारे पास दो तरह की हमारे पास कंडीशन के तौर पर कंसिडर हो सकती है. या तो हम उसके एडवांटेजेस को डिस्कस करेंगे या हम डिसएडवांटेजेस को करेंगे. एडवांटेजेस से मुराद हम उस फ्रिक्शन से कुछ मदद लेना है, यानी कि उससे हमने फ़ायदा लेना है. तो यहाँ पर हम एडवांटेजेस में अगर एवरीडे लाइफ में देखें तो आवर वॉकिंग दैट इज़ आल्सो बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ग्राउंड एंड आवर फीट. इसी तरह अगर हम देखें जब हम टाई की नॉट लगाते हैं तो उसमें कोई भी अगर आप देखें उसके जो लेयर्स होती हैं उन लेयर्स को भी हम एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर लेते हैं सो दैट इट मे कॉज अ फ्रिक्शन by which a knot can be easily made. Iron nail and screw can also stay in a wooden material because of friction. इसी तरह अगर हम मैच स्टिक को देखें, कोई भी माचिस की तीली ले लें और उसको आप केमिकल लेयर के ऊपर जब आप रब करते हैं या स्लाइड करते हैं then it would catch fire. That is also because of friction. Similarly, motion of a body can be stopped because of friction. इसी तरह writing on a paper है that can also be possible because of friction between and a surface of a paper. फिर हम देखते हैं disadvantages of friction. Disadvantages means यानी कि फ्रिक्शन के नुकसानात जिनकी वजह से हमें कुछ नुकसान
का सामना करना पड़ता है। जैसे अगर हम देखें तो फर्स्ट जो इसमें मेन डिसएडवांटेज है, दैट इज़ द मोस्ट ऑफ यूजफुल एनर्जी इज़ वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। यानी कि ज़्यादातर एनर्जी जो है वो वेस्ट हो जाती है फ्रिक्शन की वजह से। अगर हम बिल्कुल न्यू इंजन की बात करें, नई गाड़ी है, मोटर बाइक है, तो जब उसको स्टार्ट कर लेते हैं तो स्टार्ट करने पर थोड़ी देर में बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाती है, उसमें ज़्यादा एनर्जी यूज़ हो रही होती है जो कि वेस्ट हो रही होती है। सो दैट इज़ बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। नाउ इन मशीन्स मे कॉज वेयर एंड टीयर इन टूल्स, यानी कि उसके जो पार्ट्स हैं वो उनकी कहीं पर स्लाइडिंग हो रही होती है, कहीं पर रोलिंग हो रही होती है, तो ज़्यादातर वो पार्ट्स जो कि स्लाइड कर रहे होते हैं वो टूट फूट का शिकार हो जाते हैं, और ये भी फ्रिक्शन की वजह से ही होता है। Then speed of a vehicle can also be reduced greatly because of friction between its parts and the tires with the ground। यानी कि जब उसके पार्ट्स हैं वो एक दूसरे के साथ स्लाइड कर रहे होते हैं, उसकी वजह से फ्रिक्शन कॉज हो रही होती है और गाड़ी की स्पीड में रिडक्शन आती है। सिमिलरली जो टायर्स हैं और ग्राउंड के दरमियान में या टायर्स और रोड के दरमियान में है, तो उस फ्रिक्शन की वजह से भी ये स्पीड में रिडक्शन हो सकती है। नाउ वी कम टू मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। सो द फर्स्ट मेथड इज बाय पॉलिशिंग। इफ वी पॉलिश द रफ surface then it become smooth and as a result friction get reduced. Second, by applying lubricants, oil or grease to the surface, as friction of certain liquids is less than that of solid surfaces, that's why oil or grease is applied between the parts of machinery। यानी कि हम आम तौर पर देखते हैं कि जो लिक्विड्स हैं या ऑयल्स हैं उनको मशीनरीज़ में इस्तेमाल किया जाता है, या जिस तरह गाड़ी की बात करते हैं तो इंजन में ऑयल को इस्तेमाल किया जाता है, ब्रेक ऑयल होता है या इसी तरह इंजन ऑयल होता है, क्योंकि उसकी फ्रिक्शन कम होती है। यही वजह है कि वो वहाँ पर इंजन के अंदर या डिफरेंट पार्ट्स को स्मूथ करने में मदद देता है, और इस तरह फ्रिक्शन उसकी मदद से कम हो जाती है। इसी तरह हम ग्रीस को उस वक्त अप्लाई करते हैं जहाँ पर ऑयल हम ना लगा सकें, क्योंकि ऑयल तो बह जाता है, लेकिन ग्रीस क्योंकि थोड़ा सा थिक होता है, वो थिक होने की वजह से उसमें एडहेसिव पावर, चिपकने की ताकत ज़्यादा होती है, तो वो फिर ज़्यादातर पंखों में इनको इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड वन इज़ बाय यूजिंग बॉल बेयरिंग, क्योंकि हम डिफरेंट मशीन्स में देखते हैं कि वहाँ पर जहाँ स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होती है तो उस स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में चेंज कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ बॉल बेयरिंग, ताकि जो है ना उनकी मदद से वहाँ पर फ्रिक्शन में कमी आ जाए और वो इतनी ज़्यादा हीट अप ना हो सके। एंड द लास्ट वन इज़ बाय यूजिंग ऑब्लॉन्ग शेप। आम तौर पर ये देखा जाता है कि जितने भी व्हीकल्स होते हैं उनकी शेप को ऑब्लॉन्ग या थोड़ा सा टेढ़ा बनाया जाता है, ताकि जो एयर फ्रिक्शन है वो कम से कम की जा सके, और जैसी फ्रिक्शन कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली जो है ना वो व्हीकल्स हैं लाइक कार्स हैं उनकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन इसके निस्बत अगर हम बसेस की बात करते हैं जिनमें उनकी शेप फ्रंट जो एरिया होता है वो बिल्कुल फ्लैट होता है, तो फ्लैट होने की वजह से वहाँ पर उसमें फ्रिक्शन इंक्रीज़ हो जाती है, जिस वजह से उन गाड़ियों की या उन जैसी बसेस की स्पीड कम हो जाती है। सो दैट वाज द मेन आइडियाज़ between the friction, how it produces, how it gives an idea of its equation, and from which points we get their advantages and disadvantages. Hopefully you will understand this topic with the help of such explanations. Okay, thank you. Goodbye.